डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज यकीनन ये ख़ुदकश हमला कह लें या दहशतगर्दी कह लें, जो कुछ कराची में चीनी कौंसलेट के सामने हुआ, और इसको वसी तनाजुर में अगर सीपैक के भी देखें इसके हवाले से बहरहाल ये सवाल तो उठेगा कि एक तरह का सिक्योरिटी लैप्स इस एतबार से है कि तीन जो तकरीबकार थे या दहशतगर्द थे और जो एक तंजीम से अपने को वाबस्ता भी करार दे रहे हैं, और फिर जो उनके पास जो सामान था कोई 1-1 किलोग्राम का कहते हैं जी C4 कमर्शियल मेड बने बम थे, अमरीकी और रूसी दस्ती साख्ता भी बम मिले। फिर उन्होंने यानी जो 3 गाड़ियों को इसके नसर आदिश किया, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। तो ये जो सब कुछ दहशत गर्दों ने किया, इसमें खासा वक्त लगा। और कहाँ से वो, अगर वाकई उनका ताल्लुक BLA से था, वहाँ तैयार हुए होंगे, मंसूबा बना होगा, मुख्तलिफ़ जगहों से गुजरते हुए आए होंगे, जिस पर आज हाई लेवल जो मीटिंग हुई है वज़ीर आला सिंध की, उसमें सब ये डिस्कस भी हुआ। बहरहाल एक बड़ा सानिया है, और जैसे मैंने कहा कि दुश्मन मुल्क को पाक चीन दोस्ती और फिर ख़ास तौर पर जो सिपेक है और उसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आना है वो किसी तौर बर्दाश्त नहीं। और उसका और फिर एक ऐसे वक्त में भी ये वाक़ और सानिया हुआ कि एक आइडियाज़ 2018 के नाम से एक बहुत बड़ी नुमाइश हो रही है, और शायद हो सकता है कि ये उसके लिए भी उन्होंने एक थ्रेट दी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस पर काबू पा लिया गया, वो लोग मारे भी गए और शहर में उसी तरह रवां दवां है। ये तमाम सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू के लिए हमने रहमत दी है। मोहतरम इकराम साहब दिफाई तजज़िया निगार हैं, ख़ुद भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी को देखते हैं। फिर से हमारे पास साबिक़ सफ़ीर एयाज वज़ीर साहब हैं मौजूद। अनवार काकड़ से भी मैं बलूचिस्तान के हुकूमत के तर्जुमान सेनेटर हैं, उनसे भी गुफ्तगू करूँगा, अपने रिपोर्टर से मालूम करूँगा। और फिर इस सूरत-ए-हाल की संगीनी को देखते हुए आज जो कैबिनेट का हंगामी इजलास हुआ, उसमें हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तशवीश का इजहार किया। खान साहब ने क्या कहा, ज़रा देखिए सुने। मैं ये आज ख़ास तौर पे दाद देना चाहता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने शुरू में आते साथ ही ये दहशतगर्दों को रोका। कोई दहशतगर्द किसी चाइनीज़ एम्बेसी के स्टाफ को किसी किस्म का कुछ नुकसान नहीं पहुँचा। बड़ी जल्दी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँची और न्यूट्रलाइज़ किया इन लोगों को। तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर वो अंदर चले जाते। तो एक तो ये हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। ये औरंगज़ई का ये भी बड़ा एक प्लान था। अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है ये सुसाइड अटैक नहीं था, ये एक डिवाइस रखा गया था, तो ये सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये और ज़्यादा बुरा हो सकता था, ख़ास तौर पर कराची में। हमें पहले से इंडिकेशन थी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सरबरा और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिस तशवीश का इजहार कर रहे थे, उस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मैंने जैसे कहा कि दिफाई तजज़िया निगार इकराम सैगल साहब भी मौजूद हैं, साबिक़ सफ़ीर एयाज वज़ीर साहब भी काकड़ साहब कर जाएंगे। लेकिन ज़रा मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि हमारे नुमाइंदे आज जो सारा दिन इसको फॉलो करते रहे, मेरे साथ मिराज अख्तर मौजूद हैं। मैं मिराज अख्तर से ये मालूम करना चाहूँगा। मिराज, एक तो ये बात ये है कि ये काफ़ी आज दिन भर डिस्कस भी होता रहा कि चीनी जो कौंसल खाना है वो एक बड़े हसास इलाके में है और वहाँ ऑलरेडी बड़ी सिक्योरिटी होती है, और हम लोग भी जब उस इलाके से गुज़रते हैं तो 3-4 रुकावटें आती हैं। तो एक तो ये अगर बाहर से आए थे तो और सुबह के वक्त आए थे तो ऑलरेडी शहर के सिक्योरिटी के मुख्तलिफ इलाकों से उन्हें गुजरना पड़ा होगा। फिर इस एरिया में ख़ास तौर पर ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी और इसके इर्द गिर्द का इलाका है, यहाँ काफ़ी सफारत खाने और कौंसल खाने मौजूद हैं, बड़े अहम इम्पॉर्टेंट रोक रहते हैं। ग़ालिबन अगर मुझे गलत नहीं कह रहा तो वहाँ पर हमारे सिंध हुकूमत के बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो मेराज ये सिक्योरिटी बहुत हम लोग यूज़ करने लगे हैं, बार बार लैप्स तो नहीं कहूँगा और कहना नहीं चाहिए, लेकिन कैसे, क्या कहते हैं, किस तरह हुआ ये मेराज?
देखें जी, बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजामात जो कि नॉर्मली यहाँ पर होते हैं, इनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, कौंसल खाने की स्पेशल सिक्योरिटी होती है। इसके साथ साथ जो इलाका पुलिस है उसकी जानिब से भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं एहलकार। लेकिन ये जो दहशतगर्द थे ये पैदल इस गली में दाखिल हुए, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा सेक्शन था, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो रोज़ाना ही काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर वीज़े के लिए आते थे, जिसमें आज जैसा कि आपको पता है कि इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसमें तकरीबन 2 तो पुलिस वाले इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 2 बाप बेटा थे जिनका ताल्लुक क्वेटा से था, वो भी इसमें शहीद हुए। वो वीज़ा के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इसके साथ साथ 3 दहशतगर्द जो हैं वो मुकाबले के दौरान मारे गए हैं। बहरहाल यहाँ पर जो हमारी पुलिस से भी बात हुई और यहाँ DIG अपना एडिशनल IG से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जितने इंतज़ामात नॉर्मली हिफाजत के लिए यहाँ पर किए जाते हैं पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से, वो तो अपनी जगह पर प्रॉपर थे, लेकिन दहशतगर्दों ने भी ज़ाहिर सी बात है बहुत रैकी की हुई थी और बड़ी प्लानिंग के साथ वो आए थे। वो पैदल इस गली में दाखिल हुए और तकरीबन इस गली में काफ़ी हद तक आगे आने के बाद जो है इनका मुकाबला शुरू हुआ और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन पर फायरिंग की और इनकी तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई। हैंड ग्रेनेड के हमले हुए, जो अब तक बताया जा रहा है तकरीबन 20 से 21 हैंड ग्रेनेड्स इनके पास थे और 9 जो हैं वो बरामद भी हुए हैं इनसे, और इसके अलावा जो SMGs इनके पास थी वो भी इनसे बरामद हुई हैं। पहला दहशतगर्द जो है पुलिस के मुताबिक भी, और अगर हम फुटेजेस में भी देख सकें तो वो बिल्कुल जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट है उससे तकरीबन चंद फरलांग के दूर पर उसको मारा गया। और उसके बाद जो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे थे और यहाँ की जो स्पेशल सिक्योरिटी थी उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा जो है मुकाबला किया और उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया और वीज़ा सेक्शन के बाहर ही। जी अच्छा, मेराज ये बताइए, जो अभी तक जो सारा दिन हमारे गालिबन ये खाली पुलिस का या स्पेशल जो हमारी जो एजेंसियां हैं सिविलियन, उससे हटकर भी ये, क्योंकि मसले की हसासियत को देखते हुए हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी ज़रूर जो इसको फॉलो किया होगा, बल्कि वो किसी हद तक पहुंची भी वहाँ होंगी। तो क्या अब तक इत्तलात हैं? यानी बज़ाहिर तो BLA ने ये कहा, उनके वो एक्सेप्ट किया, लेकिन अब तक क्या इत्तला है मुख्तलिफ ज़राए से जो आपको मिली है? किन का हाथ है पीछे या मेराज? देखिए जी, इस हवाले से जो है 3 अफराद की शनाख्त तो सामने आई है ज़राए के मुताबिक, और उसमें पुलिस ज़राए भी शामिल हैं, लेकिन तस्दीक जो है वो कोई भी नहीं कर रहा। और अब तक जो पुलिस ज़राए से मिलने वाली इतलात हैं उसके मुताबिक इन सब का ताल्लुक़ एक कलअदम तंजीम से था जो कि बलूचिस्तान की है, और उस कलअदम तंजीम से इस मामले को जोड़ा जा रहा है। और जो गैर मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक ओन भी किया है उस तंजीम ने कि ये जो हमला है ये उस तंजीम ने किया था, वो कलअदम तंजीम है। बहरहाल इस पर जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो इदारा है वो भी तफ्तीश कर रहा है। उसके साथ साथ जो दीगर जो एजेंसियाँ और हसास इदारे वो भी इस हवाले से मुकम्मल तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस वाक़े की FIR दर्ज नहीं की गई है। तकरीबन 11 घंटे इस वाक़े को हो चुके हैं और आज यकीनन अब एक तो ये कि जितना बड़ा नुकसान होना था कहा यही गया कि उससे ख़ास तौर पर हमारे जो चीनी कौंसल खाना था उसके जो अंदर लोग जो काम कर रहे थे वो महफूज रहे। मैं सफ़ीर साहब, वज़ीर साहब, मैं आपसे आने से पहले ज़रा इकराम सहगल साहब से मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से और फिर क्योंकि इसको फॉलो भी सारों दिन करते रहें। तो इकराम साहब, वही जो मैंने इब्तदा में कहा था, सवाल तो लोग यही करेंगे ना कि जिस इलाके में ये मौजूद है तो ये तमाम क्रॉस करते हुए, क्योंकि आम लोग कहते हैं जी मोटरसाइकिल वालों को भी रोक लिया जाता है, गाड़ियों की भी बड़ी तलाशियां होती हैं, कई एजेंसियां, वर्दियां चौराहों पर हम बड़ा देखते हैं, तो ये एक कैसे तमाम क्रॉस करते हुए आ गए और फिर यहाँ कैमरे भी मौजूद थे, नज़र भी आ गया। कहना तो आसान होता है, लेकिन हमें इल्म है कि जो इस तरह के लोग होते हैं जब हमला करने आते हैं, जान हथेली पर लेकर आते हैं और उनके पास वो रेकी भी करते हैं। जी इकराम सहगल। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ठीक है, ये सिक्योरिटी जोन इर्द गिर्द बनाया गया है चाइनीज़ कॉन्सुलेट के, लेकिन अगर आप देखें तो उसके इर्द गिर्द पूरा एरिया पब्लिक थॉरोफेयर है। आप आगे जाएं तो हाइपर आपको डॉल्मेन मॉल नज़र आएगा, इस तरफ आपको 2-3 आपको मैरिज हॉल्स थे, उसकी तरफ आप देखें तो बिजनेसेस थे,
उसके एक स्ट्रीट छोड़ करके पूरी स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स की मौजूद है। तो ये भी मेन थॉरोफेयर के नज़दीक था। जो इलाका सिक्योर था वो इलाका वो रोड था जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट तक जाता है, और उस रोड पर यह था कि पुलिस ने रोड के बिगिनिंग पर उस तरफ और इस तरफ दोनों ब्लॉक्स लगाए हुए थे, और उस ब्लॉक्स को खाली पुलिस नहीं रेंजर्स ने भी कवर किया हुआ था। जिस तरह फुटेज नज़र आई है और जिस तरह इतला है, और जो हमारे भी गार्ड्स थे मौजूद वहाँ पर वीज़ा सेक्शन में, जिस तरह उनके आंखों देखा हाल पता चला है कि ये पहले जब आए हैं नज़दीक, इन लोगों ने इंगेज किया है जो पहले पुलिस के वहाँ पर थे, ब्लॉक पर थे, और उन पुलिस वालों को उन्होंने उसी वक्त शहीद कर दिया। उसके बाद जब ये आगे बढ़े हैं तो दूसरों लोग, पुलिस और रेंजर दोनों ने इनको इंगेज किया। जब इंगेज किया तो फिर इन्हें हैंड ग्रेनेड्स फेंक कर ये थोड़ा आपस में थोड़ा डिस्पर्स हुए हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद एक या तो उसको गोली लगी है, लेकिन उसके पास सुसाइड जैकेट थी, वो ब्लो अप कर गया। उसके बाद दो जो थे वो 40-45 मिनट तक इंगेज करते रहे पुलिस को और रेंजर्स को, जब तक ये पुलिस रेंजर्स खुद नहीं आए और रेंजर्स ने अपने स्नाइपर्स नहीं लगाए। उन स्नाइपर्स ने फिर इन दोनों को निकाला। ये मैं सुनता आ रहा हूँ कि असॉल्ट वगैरह हुआ है, ये बात मुझे ठीक नहीं लगता, कोई ऐसी असॉल्ट नहीं हुई थी वहाँ पर। लेकिन मैं अंदर की हाल बता दूँ कि वहाँ पर ये जो 3 आदमी सिविलियन शहीद हुए हैं, उसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड जो था वो पासर बाई था, वो किसी और कंपनी का था, वहाँ से गुजर रहा था, उसको ज़ख्मी हुआ है। और 2 जो थे सिविलियन वो वीज़ा सेक्शन की तरफ आ रहे थे, अभी वीज़ा सेक्शन तक पहुँचे नहीं थे। वीज़ा सेक्शन के बाहर कोई 5-6 आदमी थे, वीज़ा सेक्शन के अंदर 5-6 थे लोग, बच्चे भी थे, औरतें भी थीं। वो जो गार्ड थे उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने लोगों को वीज़ा सेक्शन के अंदर किया। वीज़ा सेक्शन गेट के ऊपर है और गेट और मेन बिल्डिंग के दरमियान कोई 50-60 गज़ का फ़र्क है। तो उन्होंने क्या किया कि इनको जो करके फिर इनको वॉशरूम के अंदर इनको बोला कि आप बैठ जाएं यहाँ पर, और उसको सिक्योर किया क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है वीज़ा सेक्शन। उन्होंने अटैक करने की कोशिश की फायर के साथ और ग्रेनेड के साथ वीज़ा सेक्शन को, लेकिन ये सिक्योर रहे। इन द मीन टाइम जैसे मैंने बताया कि पुलिस और उसको रीइंफोर्स करते हुए रेंजर्स और फिर रेंजर्स के स्नाइपर आके। इकराम साहब ये आपकी बात अपनी नहीं, आपने इकराम साहब ये अपने बड़े तफसील से बताया, लेकिन अयाज वजीर साहब अब इस ज़रा मैं आगे जो ब्रेक के बाद आऊँगा तो ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करूँगा कि जो टारगेट बनाया उसके पीछे कौन सा हाथ था, सिपेक के पीछे कौन पड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद में एक अलग इंक्लोजर है सिफारत खानों के लिए, ख़ुद इकराम सागिल साहब जो बता रहे हैं और मैं भी उसी क्योंकि एरिया में आता जाता रहता हूँ कि यानी वहाँ पर बेशुमार रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, वो लोग रात को या एक दिन पहले आके रह गए होंगे, इसलिए वहाँ पहुँचना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, सामान भी लेके आ गए। तो ये इस पर भी मेरे ख्याल में हुकूमत को गौर करना पड़ेगा कि हमारे जो कौंसल खाने इतने थिकली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर क्यों हैं, जहाँ आम तौर पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते जाते हैं इन रेस्टोरेंट में। अयाज वजीर साहब जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, निगाह रखनी चाहिए और मुझे यकीन है कि वो रखते हैं। लेकिन देखिए, हर एक बंदे को तो आप न तलाशी ले सकते हैं न रोक सकते हैं। चेकिंग ज़रूर होती है, लेकिन उसमें इस तरह जब वाक़यात होते हैं वो लोग भी रेकी कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा वीक पॉइंट है और किस तरह उनको उनसे निकला जा सकता है। आपने इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर का रेफरेंस दिया, या कोई भी सफारतकार या सफारत खाना जहाँ पे भी हो, वो होस्ट गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी होती है कि उसकी सिक्योरिटी गारंटी कर ले, और उसके लिए ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी के अपने तरीके होते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई आदमी ख़ुदकुशी पे उतर आए, ये ख़ुदकुशी है कि आप जाते हैं जितने लोगों को मार सके मारे, आप भी उसमें मर जाते हैं, तो उसको रोकना मैं समझता हूँ खासा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। जहाँ तक वो जा सकता है वो ज़िंदा है, वो मारता रहेगा, जब मर जाएगा तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो ख़ुदकुशों को रोकना मुश्किल है, लेकिन हमें ख़ासकर जो सेंसिटिव एम्बेसीज हैं, जैसे चीन ख़ासकर सीपेक की वजह से
इनकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। अमेरिकन एम्बेसी है, बरतानिया की है, हिंदुस्तान की है। इनकी मेरा ख्याल है इनके ऊपर ये जो सेंसिटिव इलाके हैं उसकी सिक्योरिटी पर ज़रा हमारी गुफ्तगू एयाज वजीर साहब और इमरान साइकिल साहब से जारी है और गुफ्तगू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बल्दी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ साबिक़ सफ़ीर मोहतरम एयाज वज़ीर साहब मौजूद हैं, कौमी बैनुल-अक़वामी मसाइल पर गहरी रखते हैं। फिर इकराम सहगल साहब सिक्योरिटी के हवाले से, दिफा के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो आज वाक़या जिसको मैं सानिया कहूँगा उस पर भी आज मैं इनको सुन रहा था कि जो अपने जान रहे थे कि मैं सेनेटर अनवारुल हक साहब बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान मेरे साथ हैं। काकड़ साहब, ये जो आज वाक़या हुआ और इसमें BLA का नाम लिया गया, BLA BRM ये वो, तो हमें तासुर ये था कि हालिया दिनों में जो मजहबी हवाले से लश्कर और सिपाह और तालिबान इनकी तो ख़बरें आ रही थी कि ये सेक्टेरियन किलिंग कर रहे थे, लेकिन क्या ये जो क्लेम कर रहे हैं हम वाकई ये समझें कि इन्हीं के लोगों ने किया है और ये इतने ताकतवर हैं कि वो उस नेटवर्क के ज़रिए कराची में दाखिल होकर इस हसास इलाके तक पहुंचकर इतनी बड़ी वारदात करें? काकड़ साहब देखें मुझे सब ये खुद ताकतवर हैं या नहीं है, इनके जो हैंडलर्स हैं वो हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत जो 1.25 अरब की पॉपुलेशन है और उसका लगभग $100 अरब के करीब या उससे ज़ायद के रिजर्व्स हैं, वो पूरी स्टेट इंस्टीट्यूशंस उनकी हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, वो अनआर्म्ड पाकिस्तानी सिटीजनरी की कत्ल गारतगरी में बखूबी से इस्तेमाल हो रहा है। ये ताकत इन प्रॉक्सीज की नहीं है, इन जो नमूने नुमा ये सामने लेकर आए हुए हैं लोग, ये उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ उस स्टेट की है जो उसके पीछे खड़ी है, जो कि इस केस में बदकिस्मती से हिंदुस्तान है। लेकिन सेनेटर, अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि ख़ास तौर पर जो यानी ये जो एरिया चीन और हिंदुस्तान की जो है वो आपको इल्म है ना कि CPEC से कितनी तकलीफ़ है इंडिया को, और इसलिए और उसका पास में कलभूषण के ज़माने से हम देख रहे हैं कि दीगर इलाकों मुकाबले में इंडिया का नेटवर्क उस इलाके में ज़्यादा है अफ़गानिस्तान के, और फिर उस एरिया से उनके आने में बलूचिस्तान के इलाके में। तो आप समझते हैं कि हम लोग ख़ास तौर पर जो एक थोड़ा सा रिलैक्स आप लोग हो गए थे कि नहीं अब सड़कें भी खुल गई हैं, रास्ते भी खुल गए हैं, लोगों के आमोदरफ भी हो गई है, लेकिन इसमें ये करना मुश्किल होता है। खैर आम लोगों की परेशानी होती है, लेकिन इसमें आप मुतमईन हैं कि जो सिक्योरिटी के लवाजमात रख रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट? देखें मुझे सब पहले तो मैं एक वजाहत करता चलूँ कि अब मैं हुकूमत बलूचिस्तान का तर्जुमान नहीं रहा, लेकिन हमारी पार्टी की हुकूमत है, लिहाजा उसका एक्सप्लेन करना, दिफा करना वो हमारे सियासी फराइज में शामिल है। मुझे कोई शक नहीं है जनरल एनवायरनमेंट सिक्योरिटी की है, वो 1 to 10 स्केल में 9 की हद। अच्छा, हैविंग सेड दिस, ये जिस किस्म की नेचर है, जंग की नेचर है और जिसको हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, इसमें बाज औकात 3 इंडिविजुअल, 8 इंडिविजुअल, 10 इंडिविजुअल एक सबोटैज एक्टिविटी करते हैं, उससे मीडिया ग्लेयर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, उसको स्पेक्टेकुलर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे तासुर क्रिएट करना होता है। परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको रियलिटी से कोई सरोकार नहीं होती, ये दे आर मोर इंटरेस्टेड इन परसेप्शन, और ये परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए इस तरह के वाकयात ज्यादा कर रहे होते हैं। आप आज देख लिए कि चाइनीज काउंसलेट को कराची शहर में अटैक करना और फिर सो कॉल्ड BLA जिस तरह अपने आप को राइट्स चैंपियन के तौर पर करती थी, उसका बजाय कोई लिंक नजर नहीं आता। लेकिन जब आप डीप डाउन उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो तब आपको समझ आती है कि ये राइट्स चैंपियनशिप के ज्यादा ये प्रॉक्सी में कन्वर्ट होती जा रही है। ओके सेनेटर काकड़ साहब हमारे साथ रहिएगा, हम कोशिश करेंगे अब दोबारा आते हैं। एयाज वजीर साहब, जो काकड़ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और जो बता रहे थे, तो एक तो यानी ये जो CPEC तो अभी पर तवातुर से अंदरून मुल्क और बैन मुल्क उस पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के लिए तो ये बहुत एक गेम चेंजर हम इसको समझते हैं ना, एक बहुत बड़ा वो है उस हवाले से। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम लोग जो एक आपस की महादराई के सबब
उसमें हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। नेशनल इश्यूज़ पे हमें एक कंसेंसस जो होना चाहिए उसमें हमें कमी नज़र आती है। दुनिया के मुल्कों में इस तरह नहीं होता जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ हो रहा है। अयाज वज़ीर साहब। जी बरेलवी साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी आपस में जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर उसको लोग जो आपके दुश्मन है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, उनका इजाला भी जल्दी होना चाहिए था, और कुछ मजबूरियां होती है। जैसे मैं मिसाल फाटा का देता हूं कि फाटा के अंदर आपने ज़रब-ए-अज़्ब कर लिया ऑपरेशन, फाटा के सारे लोग आपने दर बदर कर लिए, उनके घरें मसमार हो गई। तो जब वो मरहला सिक्योरिटी वाला ऑपरेशन था, कर लिया आपने, तो फ़ौरन फिर चाहिए था कि उसका अजाला करते, लोगों के घर बना लेते, लोगों की एतमाद उसका बहाल हो जाता, लोगों को प्यार देते, पैसों के साथ साथ रवैये में भी तब्दीली आनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से वो सिलसिला ज़रा बहुत ही स्लो है। तो यही हाल शायद बलूचिस्तान में भी कुछ जो नाराज़ लोग हैं या जो कहते हैं उनका भी इस तरह मसला है। तो इस चीज़ को फिर जो दुश्मन आपका है, जो आप पे वार करना चाहता है, ऐसे मौक़ों की तलाश में होता है, फिर वो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर उससे हमें अपने अंदर अपने लोग हमें मारते हैं। अब तो बाकायदा मुस्तनद इदारों के एदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि उनमें कमी आई एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस के बाद। तो ये जो इस वाक़े को तो हम निस्बतन लेकिन इतना खौफनाक बनने से भी रोका गया। इस पर ज़रा मैं तफसील से गुफ्तगू, मगर ब्रेक के बाद। इकराम सहगल साहब। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और ब्रेक से पहले मैं इकराम सहगल साहब आपसे मालूम करना चाह रहा था ज़रा मैं, एक तो ये कि वैसे तो तमाम ही सफारत खाने और तमाम ही हमारे मुल्क लिए बड़ा अहम है, लेकिन सिपेक के पस मंज़र में चाइना की ज़्यादा अहमियत है। आप नहीं समझते कि चाइना और दीगर जैसे हसास मुल्क हैं वो जहाँ पर मौजूद हैं, और फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले भी अब बहुत बड़ी तादाद में अब हमारे शहर में नज़र आते हैं, और दुश्मनों के लिए एक एतबार से बड़ा वो सॉफ्ट टारगेट भी बन सकते हैं। मैं कोई यानी खौफ और तारी नहीं करना चाहता, ना उसका पैगाम देना चाहता हूँ, लेकिन क्या इन तमाम बातें पेश नज़र हैं हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट के इदारों को? इकराम सहगल साहब। देखिए, बहुत फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पिछले 5-6 साल से काफ़ी कोशिश कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और अगर आपने देखा होगा कि इवन दो फ़ौज ने जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब लॉन्च किया था तो अच्छा खासा इनका सफाया कर दिया गया था नॉर्थ वज़ीरिस्तान से और बाकी जगहों से, और अगर थोड़े बहुत इक्के दुक्के इधर रह गए हैं, लेकिन इनको जो कंप्लीट एरियाज़ जो थे ये ऑक्यूपाई करते थे और कंप्लीट इनको हावी थे, और इनफैक्ट इनके हॉस्पिटल से वहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज़ थी, एमुनेशन फैक्ट्रीज़, इनकी स्टोरेज सेंटर्स थी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ थी, उस एरिया में ये कंप्लीट सॉवरेनिटी थी उस इलाके में, वो फ़ौज ने ख़त्म कर दी। सारे दिन अयाज वज़ीर साहब आप भी फॉलो करते रहेंगे। इस मामले में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं फिर कोई ब्लेम में नहीं करना चाहता, बड़ी बहादुरी से उन्होंने किया है कि कुछ रिलैक्स ज़्यादा हो गए थे। हालांकि मैं जो कराची में जो हम लोग जो ये जगह देखते हैं उसमें इस तरीके से आमद रफ्त होने का एक सबब था कि शायद सिक्योरिटी पे जो तयन लोग थे, ये जो एक तो मेरी समझ में नहीं आता, ये कैमरों में हमें नज़र तो बहुत दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल चेहरे वो आते ही नहीं है सामने, एक धुंधला चेहरा आता है, इसीलिए बाद वक्त हम पहुँच ही नहीं पाते। बेशतर केसों में कहा तो जाता है ये देखिए फुटेज, ये नज़र आ रहा है, लेकिन उस फुटेज के जरिए मैंने देखा शायद 1 या 2% भी ना पहुँच पाते हों। अयाज वज़ीर साहब। देखिए, ये ऐसा मामला है कि दोनों तरफ आर्गूमेंट दी जा सकती है। ठीक है, मैं कुछ हद तक मानता हूँ कि सिक्योरिटी में भी कमज़ोरियाँ थी जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई आदमी ये फ़ैसला कर ले कि मैंने अपने आप को मारना है इस प्रोसेस में,
खुदकुश बन जाता है तो उसको रोकना आलमोस्ट नामुमकिन है जब तक कि वो मर नहीं जाता। तो और फिर शहर के अंदर, कराची बहुत बड़ा शहर है, ये सफारत खाना शहर के अंदर है काउंसलेट, तो उसको रोकना फिर सारे लोगों को इनकन्वीनियंस हो जाती है। आप इस्लामाबाद जैसे सड़क ब्लू एरिया में पुलिस की एक नाका हुआ करती थी, वो अब उन्होंने हटा दी है। तो अब खुदा न खास्ता यहाँ अगर वाक़या हो जाए तो हम कहेंगे पुलिस क्यों हटी, हालांकि उस नाके से हम सब लोग तंग थे कि रोज़ वहाँ पुलिस खड़ी होती थी, देखते थे। तो ये इस तरह हो जाता है। ज़रा थोड़ा माहौल भी रिलैक्स था, उस तरह धमाके नहीं हो रहे थे, हमले नहीं हो रहे थे जैसे पहले हो रहे थे। लेकिन फिर जाहिर बात है चीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हर एक डिप्लोमेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे मेहमान हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी है। लेकिन जो ममालिक बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं या सेंसिटिव कई वजूहात की बिना पे हो सकते हैं, उनके गिर्द तो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी का हिसार ज़रा सख्त होना चाहिए। ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं मजदूरी के लिए भी, वीज़े के लिए भी, लेकिन उस पर नज़र रखना भी एक तरीका है। मुझसे बेहतर सहगल साहब जानते हैं सिक्योरिटी वीज़ा के लोगों की कैसे की जा सकती है, या प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन अगर आता है उनको कैसे चेक किया जा सकता है। तो इस तरह माजरत के साथ मुझे कहा जा रहा है कि ज़रा मुझे क्विक ब्रेक लेना है, इसके पास बाद में हाजिर होता हूँ। मोहतरम इकराम सहगल साहब और मोहतरम अयाज वज़ीर साहब हमारे साथ हैं। लेकिन ज़रा देखें, हमारे इमरान हफीज़ ये बता रहे हैं कि जो दहशतगर्द आए थे या तकरीबकार आए थे और जो मारे भी गए, लेकिन वो किस तैयारी से आए। तो देखिए ज़रा ये इमरान हफीज़ की रिपोर्ट, इकराम भाई और अयाज साहब। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के दौरान मारे गए दहशतगर्दों से बरामद दस्ती बम और बारूदी मवाद की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों से 1-1 किलोग्राम C4 कमर्शियल मेड बारूद के 9 ब्लॉक बरामद हुए। तमाम बमों में 9 वोल्ट की बैटरियां, डेटोनेटर, रिमोट और कमांड सिस्टम लगा हुआ था, सिर्फ तारे मुंसलिक करना थी। दहशतगर्दों से अमरीकी और रूसी साख्ता 10 दस्ती बम भी मिले हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को 10 से 12 दस्ती बम फटने के शवाहिद मिले हैं। दहशतगर्दों ने आतिशगीर केमिकल से 3 गाड़ियों को आग लगाई। दस्ती बम फटने से 5 से 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दों ने दरवाजे को तोड़ने के लिए 3 किलो वजनी रिमोट कंट्रोल बम लगाया था, जिसे नाकारा बना दिया गया। दूसरी जानिब दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी 6 साल कबल इंतकाल कर जाने वाले नाज़ाबाद के रिहायशी हैदर अब्बास जैदी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तफ्तीशकारों ने गाड़ी की खरीदो फरोख्त में शामिल खालिद बिन वलीद रोड के एक शोरूम से 2 अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि CTD ऑपरेशन ने चीनी कौंसल खाने पर हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर लिया। जो इकराम साहब आपने ये रिपोर्ट सुनी, इससे माने ये तो खासा सामान है जो लेके ये लोग लिए हैं, और इन्होंने कैसे लिया होगा, कहाँ से लिया होगा, इन्हें मिला होगा, ये वैसे काफ़ी काबिल तशवीश बात तो है ना इकराम सहगल साहब? है जी, और लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कराची में अगर देखा जाए तो जितने वेपन्स अभी तो काफ़ी कम हो गए, लेकिन जितने वेपन्स कराची में मैं समझता हूँ किसी और शहर दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, और जितने हम तो समझ रहे थे कि फाटा और वजीरिस्तान वगैरह ही पे जो है खुलेआम जो है मिसाइल और टैंक और हर चीज़ दस्तयाब है, बाड़ा में घर पहुँचा देते हैं ऑर्डर दो। तो आप कह रहे हैं कराची में से ज़्यादा आ गया है मामला? देखिए ना, जैसा प्रॉब्लम ये है कि हमारी मेमोरीज बड़ी शॉर्ट हैं। अब नेचुरली देख रहे हैं कि हमारे पर अटैक्स आ रहे हैं, रॉ इंजीनियर्ड अटैक्स हैं, BLA के थ्रू वो प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन 1980s को आप भूल गए? खड की ऑपरेशन जहाँ पर होती थी, यहाँ पर अफगान की, जहाँ पर यहाँ पर कितने बॉम्ब्स रोज़ लोग फटते थे कराची के अंदर। कितने लोग एम्प्रेस मार्केट में जो जब एक ज़ैनब मार्केट में जो एक इंटायर इंसिडेंट हुआ था, जो 300 से ज़्यादा आदमी शहीद हो गए थे। देखिए, बात यह है कि यहाँ कराची को
जब तक हम वेपन फ्री नहीं करेंगे, और हमें करना चाहिए, हमें किसी तरह कोई भी इसके अंदर किसी को भी वेपन सिवा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अलावा। और ये मैं ये जो नाजायज हटाई गई हैं हमारे शहर के कल्ब में थी, और पता नहीं कौन कौन लोगों ने जिस तरीके से कब्जे किए हुए थे, बरसों से रह रहे थे, मेरे ख्याल में ये एक स्टेप उठाया है, और हो सकता है उसमें से कोई एक एलिमेंट निकल के आया हो जिसने ये किया हो। इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते इकराम साहब? हाँ बिल्कुल जी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुझे साहब। देखिए बात ये होती है कि जब आप मिलिटेंसी को अपने इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स के तरफ, वो मिलिटेंट जो जाए वो फिर अपने ही गोज इनटू बिजनेस ऑन हिज ओन ऑल्सो, ठीक है ना जी, और वो अपने खुद शुरू कर देता है, ब्लैकमेल करता है, टारगेट किलिंग करता है, वो जाके आपसे एक्सटॉर्शन करता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इतने एथनिक ग्रुप्स, इतने रिलीजियस ग्रुप्स, इतने डिफरेंट क्रिमिनल एलिमेंट्स, ड्रग एलिमेंट्स, उसके बाद बाहर से आपके, तो यहाँ पर फ्री फॉर ऑल एक एटमॉस्फेयर था जो बहुत हद तक रेंजर्स ने और उनके सपोर्ट में पुलिस ने बहुत हद तक इसको ख़त्म किया, लेकिन इरेडिकेट नहीं किया। मुझे सॉरी जैसे एक कंक्लूडिंग वर्ड मैं ज़रा एयाज वजीर साहब ले लूँ। एयाज वजीर साहब, अगर मेरे ख्याल चाइना भी ये समझता है और कि ये जो इस तरह के जो हथकंडे कौन इस्तेमाल कर रहा है, मेरा ख्याल में कोई ये तो नहीं होगा कि कुछ नुकसान हो या कुछ उससे कुछ जो सिप पैक या उससे कंक्लूडिंग वर्ड मैं इसे भी चाह रहा था, क्योंकि ख्याल आ रहा था ना ये एयाज वजीर साहब। जी बिल्कुल, चाइना को पूरी तरह इल्म है कि हमारे अंदरूनी भी कुछ मुश्किलात हैं, फिर हमारे बायलेटरल भी ईस्टर्न नेबर के साथ और वेस्टर्न नेबर के साथ मुश्किलात हैं, और सी पे की 2 के हमने इंतहाई अहम कदम उठाए हैं सिक्योरिटी के सिलसिले में। अलग शायद एक ब्रिगेड खड़ी कर ली है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ख़तरात तो हैं, ज़ाहिर बात है 100% सिक्योरिटी तो कहीं किसी भी जगह पे नहीं हो सकती, ना अमेरिका में, ना यूके में, ना इवन चीन में। तो वो समझते हैं हमारी मुश्किलात को, लेकिन हमें भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं बाज़ जगहों पे उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, थोड़ी सी क्या बल्कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, वरना अल्लाह न करे मेरी ये बात गलत साबित हो, वरना ये मुश्किलात होती रही। ठीक है, एयाज वजीर साहब और इकराम साहिल साहब से आज उस साने वाक़े पर गुफ्तगू हुई थी, आज जो सुबह हुआ। डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बेरली को इजाज़त दीजिए।